आप लोगों ने ये भी देखा है। मुझे लगता है कि हम जब बातचीत करेंगे, ये बहुत छोटा खंड है हमारी बातचीत का। एक आध सवाल आपके जहन में होंगे तो हम वो जरूर लेंगे, अगर आपके जहन में है तो। और मैं प्रखर जी से बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सारे उत्तर जो हों छोटे हों तो बेहतर है। मैं दो रचनाओं, मैंने पुस्तक इतनी बड़ी लिख दी है कि अब मैं उत्तर किताब खासी मोटी है, आप देख सकते हैं। और हस्ताक्षरित प्रति यहाँ पास ही में उपलब्ध है। मैं पहले ही बता देता हूँ जिसे बाद में कही जानी है। ये कुल मेरे ख्याल से कितने पन्नों की होगी? 592 पन्ने, 592 पेज की है। तो बातचीत हम छोटी रख रहे हैं, किताब आप पढ़ें और डिटेल, क्योंकि पूरे संदर्भों के साथ है। मैं बातचीत शुरू करने से पहले दो किताबों का जिक्र करना चाहता हूँ। थिएटर वाला हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो मी नाथुराम गोडसे बोलते याद आ जाता है, जिसपे काफी बवाल मचा। फिर गांधी@godse.com है, असगर वजाहत साहब। हाँ, जिस पर मूवी बनी है। किताब जो है गांधी बेनकाब है, हंसराज रहबर साहब। जी बिल्कुल। उसके बावजूद ये तीन किताबें जब सामने, और गांधी बेनकाब तो पहले की किताब है। तो जब गांधी बेनकाब हो चुके हैं तो फिर प्रखर साहब को एकाएक ये हे राम गांधी हत्याकांड की प्रमाणिक पड़ताल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? पहली बात तो मेरी पुस्तक का लक्ष्य किसी को बेनकाब करना, किसी का महिमा मंडन करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। आपने जिन दो पुस्तकों की बात की, उसमें हंसराज रहबर की पुस्तक की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपने असगर वजाहत की जो पुस्तक की बात की वो एक फिक्शन है, और मी नाथुराम बोलते भी एक फिक्शन है। मेरी पुस्तक फिक्शन नहीं है, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा एहसास दिलाएगी कि एक घटनाक्रम, एक कहानी आपकी आंखों के सामने से गुजर रही है। तो पुस्तक लिखने का मेरा उद्देश्य यह था कि 2005 से मैं इस विषय पर काम कर रहा था। उस वक्त मैं जी न्यूज में काम करता था और तब मैंने गांधी हत्याकांड पर एक शो बनाया था। तब से मैं इस विषय पर काम कर रहा हूँ। और मैंने जब इस विषय का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि गांधी हत्या की जब बात होती है तो सिर्फ ये बता दिया जाता है कि नाथुराम गोडसे आया, उसने इस तरह से हत्या की, और इसकी वजह जो थी वो नाथुराम गोडसे की एक विचारधारा थी, और उस विचारधारा का नाम हिंदुत्व था, और हिंदुत्व की विचारधारा ने गांधी की जान ले ली। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि अगर आजाद भारत में जब हम राजनीतिक जुमलों की बात करते हैं तो अक्सर एक जिक्र आता है कि चिता पर राजनीति। तो अगर भारत में किसी की चिता पर सबसे पहले कोई राजनीति की शुरुआत होती है तो वो गांधी की चिता पर राजनीति की शुरुआत होती है, कि गांधी की जो हत्या हुई और गांधी की जो चिता बनी उस पर हिंदुत्व को जलाने की कोशिश हुई। बार बार ये आरोप लगाया गया कि हिंदुत्व की विचारधारा ने गांधी की हत्या की, लेकिन गांधी की हत्या की वजह ये नहीं थी। गांधी की हत्या की कई वजह थी, जिसमें 3 वजह कपूर कमीशन जब उनकी हत्या की जांच के लिए बनता है 20 साल बाद, तो 3 वजह को पाता है। एक पाता है कि गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का देने का हट, और तीसरा था शरणार्थियों की समस्या। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनकी हत्या हो जाने के बाद हम उनकी हत्या से सबक नहीं सीखते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को जारी रहने देते हैं, और इसके उलट हम हिंदुत्व की विचारधारा को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी मां की खालिस्तान और पंजाब की जो नीतियां थी उनमें परिवर्तन किया। ठीक उसी तरह से जब राजीव गांधी की हत्या हुई और उनके बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने श्रीलंका की जो समस्या थी, जो तमिल समस्या थी, उसको दुरुस्त करा, और उन्होंने कहा कि हम कोई दखल नहीं देंगे, शांति सेना वहां पर हम भविष्य में नहीं भेजेंगे। तो देश अपने नेताओं की हत्याओं से सबक सीखता है, लेकिन गांधी हत्याकांड बिरला उदाहरण है कि जिस वजह से गांधी की हत्या हुई थी, उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से हत्या हुई थी, उसको पहले से भी ज्यादा बढ़ाया जाता है और हिंदुत्व को दबाया जाता है। जी, आपने 2 खंडों में किताब लिखी है, 2 आपके बड़े शीर्षक हैं, बड़े कैची शीर्षक हैं। गांधी मृत्यु की ओर, जी, यानी आप तय करते हैं कि ये अमुक कारण, ये आधे 1.5 दर्जन के आसपास कारण है कि इसके बाद गांधी मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी कुछ एक बड़ा तबका है जो आपकी नीतियों से दूर जा रहा है, मुखालफत कर रहा है। दूसरा है जो जिक्र मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग है, आप गांधी के बारे में जब लिखते तो लिखते मैं मारूंगा गांधी को, यानी क्या गोडसे के अलावा भी कुछ और ताकतें थी जो मारना चाह रही थी? देखिए, कि मैं की जब बात आ रही है तो मैं आप उसको स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। पहला खंड जो है कि गांधी मृत्यु की ओर, तो वो इसलिए बताना बहुत जरूरी है कि अपने अंतिम समय में गांधी की स्थिति क्या हो चुकी थी इस देश में। मैं अगर बहुत संक्षेप में बताऊं और कुछ 1-2 छोटे से उदाहरण दूं कि गांधी, इस पुस्तक की शुरुआत जो होती है उसका पहला चैप्टर है कि मेरी पसंद जवाहर है। ये गांधी का कोटेशन था जब उन्होंने तय किया था कि बहुमत होने के बाद भी वो सरदार पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाएंगे। तो वहां से इस पुस्तक की शुरुआत होती है। तो गांधी अपने अंतिम समय में जब अपनी मृत्यु की ओर जा रहे थे तो उनकी स्थिति क्या थी, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको समझे बिना हम समझ नहीं सकते कि गांधी की हत्या के समय तक उनकी स्थिति क्या हो चुकी थी। ये
कम लोग जानते, क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने जानबूझकर इसको छुपाया है, कि आजादी के जब देश आजादी के मुहाने पे खड़ा हुआ था तो देश में गांधी की जो लोकप्रियता थी उसका ग्राफ बहुत निचले स्तर पर पहुंच गया था। आज हम मॉब लिंचिंग की बात सुनते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी की आजादी के बाद 3 बार मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई। कलकत्ता में जब आजादी के दिन गांधी जी कलकत्ता में मौजूद थे हैदरी मैंशन में, तो जब 30 अगस्त की रात में लोगों को मालूम पड़ा कि सुहरावर्दी भी हैदरी मैंशन में रुका हुआ है, तो भीड़ ने गांधी की और सुहरावर्दी पर हमला बोल दिया, और इस हमले में भीड़ ने लाठियां फेंकी गांधी के ऊपर, जो गांधी को लगते लगते बची। और ये बात कोई प्रखर श्रीवास्तव नहीं कह रहा, ये बात खुद गांधी ने अगले दिन जो प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें ये बात कही थी कि भीड़ ने मुझे घेर लिया था और अगर मुझे लाठी पड़ जाती तो शायद मेरी जान चली जाती। प्यारेलाल नैयर जो उनके पीए थे उन्होंने भी ये बात लिखी। इसके बाद जब वो अपना आखिरी अनशन कर रहे थे तो बिरला भवन में भीड़ रोज नारे लगाती थी कि मरता है तो मर दे दो, गांधी को मर दे दो। तो गांधी की जो लोकप्रियता की स्थिति थी वो बहुत निचले पायदान पर चली गई थी। कांग्रेस के नेता उनकी बातें नहीं सुनते थे, और खुद गांधी के बयान है जो प्यारेलाल नैयर जो पूर्णाहुति लिखते हैं गांधी के लिए, वो सेक्रेटरी थे उनके, वो लिखते हैं कि गांधी इतने चिड़चिड़े हो गए थे, इतने निराश हो गए थे अपने अंतिम समय में अपनी उपेक्षा से और जनता के रूखे व्यवहार से जो उनके प्रति हो रहा था, कि वो अक्सर बैठे बैठे कहते थे कि अरे सुनते हो मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, एक चिता पर बैठा मुर्दा तुमसे बात कह रहा है। वो खुद को जिंदा मुर्दा कहने लगे थे। ये प्यारेलाल नैयर कह रहे हैं, प्रकाश श्रीवास्तव। मुझे एक रेफरेंस याद आता है, मैं रोक रहा हूँ। ओंकार शरद जी लोहिया की एक जीवनी लिखते हैं, और समाजवादियों ने लोहिया की जीवनी को बड़ा प्रमाणिक माना है। ओंकार शरद जी ने अगर लिखा है तो उसका अंतिम जो हिस्सा है वो इस बात की शिकायत है, खासतौर पर नेहरू की शिकायत है लोहिया से कि तुमने हमारे गांधी को हमसे छीन लिया है, जबकि आपका टाइटल है मेरी पसंद जवाहर है। देखिए ये ना बहुत सारे वामपंथियों और उसमें कुछ समाजवादी भी शामिल है कि उन्होंने लोहिया और जयप्रकाश नारायण को गांधी का बहुत क्लोज दिखाने की कोशिश की है। मेरी पुस्तक में कुछ फाइंडिंग्स आती है, क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने जो अपनी पुस्तक लिखी है भारत विभाजन के गुनहगार, उसको काफी कोट किया है मैंने। तो उनकी पुस्तक को जो आप पढ़ेंगे, जब कलकत्ता में गांधी दंगे रुकवा रहे थे, जो आजादी के ठीक बाद छिड़ गए थे, तो उसमें कई जगहों पर राम मनोहर लोहिया गांधी का जिक्र करते हुए नाराज भी नजर आते, क्योंकि एक बहुत करीबी मित्र थे राम मनोहर लोहिया के, सचिन मित्रा, वो लंदन से पढ़ के आए थे और गांधी के कहने पर वो दंगा रोकने गए थे और उनकी मुस्लिम भीड़ ने उनकी हत्या कर दी थी। तो उससे लोहिया जी काफी निराश हुए थे और गांधी से इस बात पर भी नाराज हुए थे कि जब सचिन मित्रा के परिवार के लोग पहुंचे और उनके दोस्त पहुंचे कि हम उनकी शव यात्रा पूरे सम्मान के साथ निकालना चाहते, तो गांधी ने इनकार कर दिया था कि मेरी तो इच्छा ये है कि अगर सचिन मित्रा अगर मेरी मौत कहीं पर हो तो मुझे वहीं पर जला दिया जाए, ये शवों की पूजा करना मुझे पसंद नहीं है। तो ये लोहिया बड़े इससे निराश हुए थे। और यहाँ पर एक दूसरा जिक्र और मैं करना चाहूंगा, जिसका जिक्र बहुत कम लोग इसके विषय में जानते हैं, कि गांधी की हत्या के बाद सबसे पहले वो जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने सरदार पटेल के खिलाफ आंदोलन चलाया था और सरदार पटेल के इस्तीफे की मांग की थी, और उसके पीछे नेहरू की शय थी। और जब सरदार पटेल ने इसकी आईबी से जांच करवाई तो ये सामने आया कि राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कमला चट्टोपाध्याय वगैरह मिलकर, जयप्रकाश नारायण वगैरह उसके उस पूरी प्लानिंग के मुखिया थे, कि सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार बलदेव सिंह को मंत्री पद से हटाकर जयप्रकाश नारायण और कमला देवी चट्टोपाध्याय को मंत्री बनाना चाहते हैं, ये आईबी की रिपोर्ट कहती है। तो हम लोग कई बार नेताओं को ये एक समय गुजरने के बाद हम मान लेते हैं कि वो एक युग के बाद, 100 साल के बाद हम उनको एक अलग, उनके लिए एक दृष्टि बना लेते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है, और मैं जब इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और मैं इतिहास में रुचि रखता हूं, एक पत्रकार भी हूं, तो मैं दोनों नजरिए से सोचता हूं, नेता किसी भी दौर का रहा हो वो नेता ही होता है, ये बात हमेशा याद रखिए। तो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया भी नेता ही थे, ये हमेशा हमें ध्यान रखना। एक चीज, नेताओं से एक बात चलती है और राजनीति की अपनी एक टेढ़ी चाल होती है जो आमतौर पे जनता को नहीं दिखती है। गांधी जी की हत्या हो जाती है, कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ी है, वही मेंटोर रहते हैं एक तरीके से पूरे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में, और उसका जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस रहा एक आकार लेने में एक पार्टी के तौर पर, और जिस तरह से सत्तासीन हुई, वो सत्तासीन होती है। तो आप बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे रुचि का विषय है कि गांधी की हत्या हो जाती है और पटेल और नेहरू जैसे बड़े दिग्गज हैं वहां पे, कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसी सुरक्षा चूक होती कैसे? क्या कांग्रेस चाहती थी कि गांधी को मार दिया जाए? ये मैं ब्लंटली नहीं कह सकता कि कांग्रेस चाहती थी कि गांधी को मार दिया जाए, लेकिन साथ मुझे इसमें जोड़ रहा हूँ कि एक और बात है जो आपके रेफरेंस में आता है कि इसमें पृथ्वीराज कपूर को फंसाने की कोशिश की गई इस केस में। असल में
मेरे सामने एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं भी एक क्राइम रिपोर्टिंग कुछ दिनों मैंने की है जी न्यूज़ में, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ और सर तो बहुत अच्छे से समझेंगे। और मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, पूरा चैप्टर इसमें 40 पन्नों का है कि तो बच जाते बापू अगर नहीं होती 75 चूक। 75 मैंने बहुत कम लिखा है, सैकड़ों चूकें हुई हैं। गांधी पर पहला हमला 20 जनवरी को होता है, गांधी की हत्या से पहले। और जो गोडसे का जो पूरा गैंग था उसमें से एक मदन लाल पाहवा स्पॉट पे पकड़ा जाता है और बयान जब वो देता है पिन पॉइंट बाकी 5 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। मृत्युंजय जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उस बयान की कॉपी, वो तो आईपीएस है, किसी कांस्टेबल को दे दी जाती और कहा जाता कि ये मदन लाल पाहवा ने बयान दिया और ये उसने 5 नाम लिए, जरा इनको पकड़ कर लाओ, तो वो 4 दिन के अंदर गोडसे और उसके सारे साथियों को अंदर बंद कर देता। तो गांधी की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो बहुत बड़ा एक विषय है और उस पर मैंने बहुत उसकी डिटेलिंग में मैं गया हूं। और हैरानी की बात है कि बड़े बड़े उस समय के जो इंडियन पुलिस के जो अफसर थे, उनको इंडियन पुलिस के अफसर जो उस वक्त कहा जाता था, जिनमें से कई बाद में कई राज्यों के डीजीपी बन गए, तो उन लोगों ने जिस तरह से जांच की है उसको देखकर शर्म भी आती है, गुस्सा भी आता है और कहीं ना कहीं शक भी पैदा होता है। तो गांधी को सुरक्षा नहीं दी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा सवाल यह है कि गांधी तो कहते थे कि मंत्रियों को कारों में नहीं घूमना चाहिए, बड़े बंगलों में नहीं रहना चाहिए, तनख्वाहें नहीं लेना चाहिए। गांधी तो कहते थे कि औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए। गांधी तो कहते थे कि सेना नहीं होना चाहिए, पुलिस नहीं होना चाहिए। तो गांधी ने तो बहुत सारी मांगे रखी, लेकिन सरदार पटेल और नेहरू ने गांधी की किसी बात को नहीं माना। गांधी की सिर्फ एक बात को माना कि गांधी कहते थे कि मेरी सुरक्षा, मुझे सुरक्षा मत दो। तो ये मुझे समझ में नहीं आता और मैं यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि गांधी की सुरक्षा देने में मुस्लिम लीग की सरकार ज्यादा कामयाब हुई। जब गांधी नोआखली में गांवों का दौरा कर रहे थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग की सोहरावर्दी की सरकार होती थी, जिसे बंगाल का कसाई कहते हैं। जब गांधी नोआखली के गांवों में जाते थे मुस्लिम इलाकों में, तो उनके साथ बख्तरबंद सेना की गाड़ियां और पुलिस की गाड़ियां चलती थी। तो जो गांधी के राजनीतिक दुश्मन थे वो उन्हें सुरक्षा दे रहे थे, लेकिन जो गांधी के राजनीतिक शिष्य थे, जिन्होंने पूरे जीवन भर गांधी के नाम पर राजनीति की थी, वो उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम हो गए। और बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि अगर इस देश में एम्स बनाने का, इस देश में अगर औद्योगिकरण का, इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने का या उस देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का श्रेय अगर नेहरू को दिया जाता है, अगर इस देश के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है, तो गांधी की हत्या का ठीकरा भी इन दोनों पर फोड़ा जाना चाहिए। ये बहुत एक हद तक बहुत कड़वी बात कह दी आपने। और ये बात यहाँ पे कह दूं, ये मैं नहीं कह रहा, तुषार गांधी तो गांधी के प्रपौत्र हैं। हाँ, मैं अपने पुत्र में सहमति के संदर्भ में ही कह रहा हूँ ये बात भी जी। मुझे किताब से संबंधित 2-3 चीजें बहुत जल्दी पूछनी है, क्योंकि जी बिल्कुल समझ रहे हैं कि इसमें बहुत नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं टीवी का पत्रकार हूँ, इसलिए समय की वैल्यू समझता हूँ। बिल्कुल 1 मिनट भी ओवर नहीं। हमारे सामने कुछ वो चल नहीं रहा फिलहाल, लेकिन दिमाग में चल रहा है समय का। गोडसे पे थोड़ी बात कर लेते हैं। जिस तरह से गोडसे की आज पूजा शुरू हुई है और गोडसे के जिस समय गांधी को गोली मारते हैं और उस समय चितपावन ब्राह्मणों का हत्याकांड का एक सिलसिला शुरू, नरसंहार कहें उसे, नरसंहार जो हुआ, और वो बड़े स्केल पे लिखे तो गए, लेकिन वो मतलब जहां डॉक्यूमेंटेड हुए सो हुए, सामने नहीं आने दिया गया, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लेकिन आपने उसमें बताया है कि चितपावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ व्यापक तौर पे हुआ, व्यापक तौर पर 1984 में सिखों का। और फिर आप जिक्र करते हैं कि उसमें गोडसे की लोकप्रियता का आलम यह था कि जब वो जेल में बंद है हत्या के बाद, तो शिमले से संभ्रांत घरों की महिलाएं स्वेटर बनाती हैं और जिन अदालतों की पेशी पे जब गोडसे जाते हैं तो हर दिन एक नया स्वेटर उनके पास होता है। हाँ, ये होता था। ये क्या किस्सा है? देखिए क्या है कि थोड़ा सा मैं इसको आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ूं कि एक 2014 के बाद एक नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि 2014 के बाद गोडसे का महिमा मंडन हो रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। गोडसे अपने जीते जी कल्ट बन गया था, क्योंकि वो सबूतों से मिलती है वो सारी चीजें, जब अध्ययन करते हैं आप उनका, कि गोडसे जब शिमला जेल में बंद था, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि शिमला की संभ्रांत घरों की महिलाएं उसके लिए स्वेटर बुन के भेजती थी। अब उस समय का शिमला आज का शिमला नहीं है। उस समय शिमला में एलिट क्लास रहता था भारत का, ठीक है, एक एग्जांपल ये। खुद जस्टिस जीडी खोसला, क्योंकि मैं जल्दी बता रहा हूं, जस्टिस जीडी खोसला अपने फैसले में लिखते हैं कि जब गोडसे ने अपना बयान शिमला कोर्ट में दिया तो पुरुषों की खांसने की आवाज, अपने रूंधे हुए गले को दबाने की आवाज मुझे सुनाई देती थी और महिलाओं के सुबकने की आवाज सुनाई देती थी। जस्टिस खोसला लिख रहे हैं, जिन्होंने गोडसे को फांसी की सजा सुनाई।
सरदार पटेल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक चिट्ठी लिखते हैं कि जब गोडसे के बयान अगले दिन में छप रहे थे अखबारों में, तो वो बोलते हैं कि इनको रोको, क्योंकि सरदार पटेल एनबी मिनिस्टर भी थे। बोला इन रिपोर्टर्स को रोको, इन अखबारों को रोको, गोडसे का महिमा मंडन हो रहा है। एक एग्जाम्पल और जल्दी बता रहा हूं। रामदास गांधी जो गांधी के बड़े प्रिय पुत्र थे, उन्होंने आखिरी में आचार्य विनोबा भावे के साथ तय किया कि हम आखिरी में गोडसे से मिलेंगे। जब गोडसे की फांसी की सजा हो गई थी, तो उन्होंने गोडसे को पत्र लिखा कि प्रिय गोडसे, मैं और आचार्य विनोबा भावे तुमसे मिलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम साबित करें कि तुमने भले ही मेरे पिता के शरीर का अंत कर दिया हो, लेकिन उनके विचारों का तुम अंत नहीं कर पाए हो। तो गोडसे ने उनको जवाब में लिखा कि मैं चूंकि जेल में बंद हूं, आपसे मिल नहीं सकता हूं, और मैं दुख इस बात का है कि आपके पिता का साया आपके सर से मैंने छीन लिया, लेकिन आप आइए, स्वागत है, हम शास्त्रार्थ करेंगे, चर्चा करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, और हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत हो जाओ। तो इस तरह से पत्र व्यवहार दोनों के बीच में हुआ, और रामदास गांधी ने गोडसे से मिलने की तैयारी कर ली। तब सरदार पटेल और राजगोपालाचारी और नेहरू डर गए। तो सरदार पटेल नेहरू को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि रामदास को हमें नहीं मिलने देना है, इससे गोडसे को शहादत प्राप्त हो जाएगी। एक उदाहरण ये। एक उदाहरण और, जब गोडसे को फांसी दी जा रही थी, तो उसका शव उसके घर वालों को नहीं सौंपा गया, उसके शव को अंबाला ही जेल में ही जलाया गया। तो पहले तो सरकार जीवित गोडसे से डरी उसके बयानों से, क्योंकि वो कल्ट बन गया था। फिर वो उसके शव से डरी, इसलिए उसको अंबाला जेल में ही जला दिया गया। उसका भाई बंद था उसी जेल में, उसको मुखाग्नि नहीं देने दी गई, यानी उसके शव से जली। और उसके बाद उसकी राख से जली। जब उसका शव जिस जगह पे जलाया गया नारायण आप्टे के साथ, तो वहां से सब हटाकर, राख को हटाकर उस जगह पर हल जलाकर घास पोती गई। और ये बात मैं नहीं लिख रहा हूं, ये बात रॉबर्ट पेन ने लिखी, जिनकी लिखी पुस्तक पर गांधी फिल्म बनी, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिले। ये प्रखर श्रीवास्तव का बयान नहीं है। तो आप पहले उसके जीवित गोडसे से डरे, फिर उसकी लाश से डरे, और फिर उसकी राख से डरे, और इतना डरे कि आपने उसकी अस्थियों को बीनकर अंबाला की घग्गर नदी में, 2 पुलिस वाले गए। ट्रेन जब जा रही थी, तो शंभू बैरियर एक जगह आती है, वहां से पीपे फेंक दिए गए। पीपों में रखा था, पुराने जमाने में पीपे चलते थे। ये खबर लीक हो गई, तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता वो अस्थियां बीनकर आए और गोडसे के परिवार तक पहुंचाई। तो ये स्थिति थी। तो गोडसे का जो महिमा मंडन हुआ है, वो कोई 2014 के बाद नहीं हो रहा है। गोडसे जीते जी कल्ट बन गया था। एक उदाहरण और, जब उस समय पुराने लोगों को मालूम होगा कि फिल्म रील चलाई जाती थी, न्यूज रील, सिनेमा हॉलों में। तो जो गांधी हत्याकांड की सुनवाई की जो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, जब वो सिनेमा हॉल में दिखाई जाती थी, तो गोडसे जब दिखाई देता था, तो लोग नारेबाजी करने लगते थे, तो फिल्म दिखाना सरकार ने बंद कर दी। तो ये मत कहिए कि गोडसे का महिमा मंडन 2014 के बाद शुरू हुआ है, तो ये मिथ है। और एक सवाल का जवाब जो आपने पूछा था, वो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे कई विसंगतियां हो सकती हैं। आपने कहा था कि मैंने एक चैप्टर का नाम दिया, एक खंड का नाम, जो दूसरा है कि मैं मारूंगा गोडसे, मैं मारूंगा गांधी को। तो वो इसलिए दिया है कि जब गांधी ने 55 करोड़ रुपए के लिए अनशन किया, जिसको लोग उसके लिए नहीं मानते कि 55 करोड़ के लिए अनशन था, लेकिन मेरा मानना 55 करोड़ के लिए अनशन था। तो गोडसे एक अखबार का संपादक था, उसके अखबार का नाम था अग्रणी, और बाद में हिंदू राष्ट्र हो गया था। तो उस समय टेलीप्रिंटर होता था, अगर पुराने पत्रकार हो उनको मालूम हो कि टेलीप्रिंटर में खबरें आती थी। तो जब शाम को एक खबर आई कि गांधी अपने आखिरी अनशन पर जा रहे हैं, तब गोडसे ने कहा था कि अब गांधी को मैं मारूंगा। तो ये कोटेशन वहां से लिया गया। मैं एक अंतिम बात ये जानना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने गोडसे के पक्ष में काफी सारी बातें बताई हैं, जो मैंने गोडसे के पक्ष में कुछ नहीं बताया। जो अभी हमारी जो बात हो रही है, जो ये भी गोडसे के पक्ष में नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं सब तर्क बता रहा था। मैं दस्तावेजी जो सबूत है वो रख रहा था। जो व्यक्ति कल्ट हो गया है उस पे बात कर रहे हैं। मैंने कल्ट शब्द का कल्ट शब्द का। तो मुझे किताब के शीर्षक पे एक बात समझ में आ रही थी कि फिर हम गांधी हत्याकांड की प्रामाणिक पड़ताल कर रहे हैं, तो गोडसे के कल्ट बनने के प्रामाणिक पड़ताल पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जब किसी भी टाइटल ये ज्यादा कैची होता है शायद। देश में या दुनिया में किसी भी हत्याकांड पर जब कहानी या वास्तविक दस्तावेजीकरण आप जब करते हो, तो होना क्या चाहिए कि वो हत्या की वजह और हत्या की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो रही है, हत्या होती है, हत्या की जांच में क्या गड़बड़ रही, और हत्या क्या रोकी जा सकती थी। एक एस्पेक्ट है, मृत्युंजय सर बैठे, एक आईपीएस अधिकारी, वो समझ सकते होंगे इस बात को। उसके बाद जब केस चलता है, केस में क्या क्या होता है और उसका अंजाम क्या होता है। तो मेरी कहानी सिर्फ अंजाम तक जाती है गोडसे के। आपने एक सवाल और पूछा था कि जो बहुत 3 चीजें हैं जिसका पृथ्वीराज वाला भी रह गया। हाँ, अब देखिए पुलिस क्या जांच के इस पे 2-3 बड़ी रहस्यमयी इसमें बड़े
कौन थी? ये जांच किसी ने नहीं की, क्योंकि अगर किसी ने अपने बयान में कहा कि एक महिला थी जो गांधी की सारी जानकारी गोडसे को देती थी, और जब 20 जनवरी का हमला करने गोडसे बिरला भवन पहुंचता है हत्या के 10 दिन पहले, तो वो महिला गांधी के पास से चलकर आती है और गोडसे से मराठी में बात करती है, और मदन लाल पावा कहता है कि जब मैं उनके पास होता हूं तो गोडसे मुझे वहां से जाने के लिए बोल देता है। अब इसमें दो वजह हो सकती है, या तो पुलिस ने मार मार कर पावा से बुलवाया हो, और दूसरी ये वजह, अगर पुलिस ने ऐसा किया था तो पुलिस किस महिला को फंसाना चाह रही थी? क्योंकि गांधी की करीबी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, उनके करीबी बनना बहुत मुश्किल था। कांग्रेस का नेता बनना आसान था, लेकिन कांग्रेस गांधी की कोठरी में घुसना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक अलग तरह की दुनिया थी। तो वो महिला कौन थी? अगर उस मदन लाल पावा ने सच बोला तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई? वो महिला कौन थी? और मदन लाल पावा ने अगर मारकर उसको झूठ बुलवाया गया तो कोई किस महिला को फंसाने की कोशिश की जा रही थी? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। एक बहुत गर्मागरम बहस और गर्मागरम मुद्दे की बात है, ये लंबा चल सकता है, लेकिन समय से हम लड़ रहे हैं। मैं इस बात के साथ अपनी और माफी के साथ कि मुझे नहीं लगता कोई सवाल लेने का कोई अवकाश है, तो इसलिए मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोई भी किताब या कोई भी शोध बहस से परे नहीं है, लेकिन बहस और उसके सवाल जो उससे उपज रहे हैं, अच्छी किताब वही है जो आपके जहन में 10 सवाल छोड़े, लेकिन उन 10 सवालों को ढूंढने के लिए आपको फिर से नए फैक्ट्स से गुजरना होगा, और तभी शायद एक मुद्दे पे पहुंचेंगे। लेकिन फिलवक्त ये किताब आई है, हस्ताक्षरित प्रति मौजूद है, यहीं पे आप इसे देखें। और मैं एक चीज और समझ पा रहा हूं कि गांधी जो इस देश के राष्ट्रपिता, इतने बड़े अहिंसा के इतने बड़े आइकॉन, वैश्विक आइकॉन हमारे, जिनसे हमारे देश का एक चेहरा बनता है दुनिया के सामने, हमारी एक जीवन दर्शन का भी, उस व्यक्ति की हत्या भी एक रहस्य के कई परतों में छिपी हुई है, जिसकी और भी व्याख्या होनी बाकी है। एक कोशिश प्रखर श्रीवास्तव जी ने की है, उसके पहले कुछ विद्वानों ने की है। अब जब आप पढ़ेंगे, आप जैसे सुधी लोग और दूसरे भी, क्योंकि किताब ऑलरेडी बेस्ट सेलर हो चुकी है, तो उसकी बधाई आप ले लें। तो इसके बाद जो है और भी नई नई तथ्य, नई नई बातें आएंगी, नए नए दस्तावेज आएंगे, नए तथ्य आएंगे, फिर एक नए तरीके के बहसों में हम जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि हमें पढ़त की आदत डालनी पड़ेगी, तो पहले हम पढ़ना शुरू करें। शुक्रिया प्रखर जी, खजुराहो लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। और मैं अपने दोस्तों से, साथियों से कहूंगा जी, मृत्युंजय सर एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहते हैं, ले ले। और होगा ये पुलिस से जुड़ा कुछ भी